हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं ब्लड, रक्त, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 या अगर आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट है, नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है। हम पूरे ब्लड की कंपोजिशन की बात करने वाले हैं, साथ में ब्लड का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो एक ह्यूमन है, चाहे मेल या फीमेल ले लो, एवरेज हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर खून होता है। वहीं अगर हम टोटल भार की बात करें तो लगभग 7 से 8% भार हमारा खून बनाता है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, आंतों में जाता है, उस पर बहुत सारी केमिकल्स काम करते हैं, फिर उसका जूस बनता है जो आंतों में अवशोषित करके हमारे खून के अंदर मिला दिया जाता है और इस तरह वो खून पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है और हमारी एक एक कोशिकाओं के पास जाकर उनको भोजन देता है। तो इसी तरह हमारे शरीर की कोशिकाएं जीवित रहती हैं, उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो लेकर वापस ब्लड किडनी के अंदर आता है, किडनी में उनको डालता है और किडनी हमारे शरीर से उनको बाहर निकाल देती है। साथ में जो भी हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं या CO2 जो बाहर निकालते हैं, और ये जो सारा कार्य है हमारे फेफड़ों के बीच में होता है। तो फेफड़ों से जो ब्लड गैसों के परिवहन का काम भी करता है, ये कोशिकाओं तक शुद्ध गैस और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेकर शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। अब देखिए, ब्लड के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, पहले आप कुछ टर्म है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त का अध्ययन। देखिए, रक्त का अध्ययन है, ब्लड का अध्ययन है, उसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में सीधी सीधी ये टर्म आ जाती है, इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे और अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं। अब देखिए, जो ब्लड की पीएच होती है, जो रक्त की पीएच है वो लगभग 7.4 होती है। आपको पता है 7 से अधिक पीएच होने पर वो क्षारीय प्रकृति कहलाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रक्त है वो हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। साथ में आपको पता है रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसीज पाई जाती है जो लगभग 99%, जो टोटल सेल्स होती है उसकी 99% केवल आरबीसीज होती है। और आरबीसी के अंदर आपको पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसी के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो रक्त है उसकी हल्की क्षारीय प्रकृति होती है, हल्का क्षारीय होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म और भी लिखी हुई है, ये भी देख लीजिए आप। निर्माण की क्रिया, जो रक्त के निर्माण की क्रिया है उसको हीमोपोएसिस कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। साथ में देखिए, रक्त की कोशिकाओं में कोई विभाजन नहीं पाया जाता, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रक्त एक आभासी योजी ऊतक होता है। इसकी जो कोशिकाएं रहती है जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इसमें कोई विभाजन नहीं पाया जाता। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो तंतु रहित होती है, उसमें कोई फिलामेंट नहीं होता। अब देखिए, सीरम किसे कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सीरम किसे कहते हैं। तो जो फाइब्रिनोजन, अगर प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दे तो उस प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है, ध्यान रखना। ये कुछ टर्म थी जो हमने आपको बता दी। अब साथ में हम देखते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बारे में। देखिए, मेनली ब्लड 2 तरह से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा सॉलिड पार्ट होता है। जैसे सॉलिड पार्ट की अगर हम बात करें तो ब्लड कार्पसेस, रक्त कणिकाएं आती है जो लगभग ब्लड का 45% भाग बनाती है। यहाँ पे देखिए हमने इंग्लिश टर्म लिखी हुई है, क्योंकि एग्जाम में सीधी सीधी इंग्लिश वाली टर्म ही आ जाती है। जैसे हिंदी में उसको लिख देते हैं प्लेटलेट्स, ऐसे लिख देते हैं, तो आपको इंग्लिश वाली टर्म याद रखनी है। साथ में हम आपको हिंदी भी बताते जा रहे हैं। तो देखिए, ठोस पार्ट की अगर हम बात करें ब्लड की, तो वो ब्लड कार्पसेल्स वाला भाग होता है जो लगभग 45% होता है। वहीं अगर हम तरल भाग की बात करें, जिसको हम लिक्विड या मैट्रिक्स या प्लाज्मा कह सकते हैं, तो ये देखिए लगभग 55% भाग होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड कार्पसेल्स के बारे में। जो भी रक्त कणिकाएं हैं इनको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर जो प्लाज्मा या मैट्रिक्स है इसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ब्लड कार्पसेल्स को, रक्त कणिकाओं को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, इनका रंग लाल होता है। दूसरी है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ये रंगहीन होती है। और तीसरी है प्लेटलेट्स, जिनको हम हिंदी में बिंबाणु भी कहते हैं या फिर हम इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। देखिए, मैंने जो एक एक नाम लिए ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन पर आप ध्यान करिएगा। देखिए, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ध्यान रखना।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए यहाँ पे ब्लड के अंदर मेनली 3 सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर इन तीनों के अंदर हम देखें तो लगभग 99% तो केवल आरबीसीज होती है और 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। अब सबसे पहले आरबीसी के बारे में हम देखते हैं तो आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, स्तनधारियों के अंदर आरबीसी केंद्रक विहीन होती है और इसका आकार है ये उभयावतल होती है, उभयावतल होती है और वर्ताकार होती है। लेकिन यहाँ पे जो ऊंट और लामा होते हैं वो अपवाद होते हैं, उनके अंदर आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। ध्यान रखना, ऊंट और लामा है जो अपवाद होते हैं। अब यहाँ पे देखिए सवसंवर्णक, सवसंवर्णक जो आरबीसी के अंदर एक सवसंवर्णक पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। वास्तव में हीमोग्लोबिन हिम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। हिम के अंदर आयरन Fe+2 अवस्थाओं में होती है। तो यहाँ पे देखिए अवधि हम देख सकते हैं, जो आरबीसी की अवधि होती है, जीवन काल है वो लगभग 120 दिन होता है। 120 दिन में 120 दिन के पश्चात या इससे पहले जब आरबीसी मृत हो जाती है तो इसको स्प्लीन के अंदर जो हमारी प्लिया होती है उसमें नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आरबीसी का जो कब्रिस्तान है उसको स्प्लीन को कहते हैं। ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज है ना, बड़ी काम की है, एग्जाम में बहुतों बार पूछी जा चुकी है। ध्यान रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। वहीं यहां पर देखिए जो एक अणु हीमोग्लोबिन है वो चार अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक आरबीसी के अंदर लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के अणु पाए जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये भी ध्यान रखना, जो काम की चीजें हैं एग्जाम में आने लायक है वो हमने यहाँ पे लिखी है। हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है वो किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त आरबीसी जब ज्यादा बन जाती है ना उनको स्टोर कहाँ पे किया जाता है? स्प्लीन के अंदर ही किया जाता है और स्प्लीन के अंदर ही आरबीसी जो मृत होती है उनको नष्ट किया जाता है। इसलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी स्प्लीन को ही कहा जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखना। अब देखिए जो आरबीसी की नॉर्मल संख्या कितनी होती है, जैसे अगर हम मेल की बात करें तो एक पुरुष के अंदर लगभग 55 लाख आरबीसी होती है मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब रक्त के अंदर की हम बात कर रहे हैं। वहीं फीमेल के अंदर लगभग 45 लाख होती है, ये 5 या 10 लाख ऊपर नीचे भी चलती रहती है। अब देखिए एनीमिया क्या होता है? जब आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो हमारे खून की, हम कहते हैं कि खून की कमी हो गई, उसे ही कहते हैं एनीमिया। पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं ना उनके आरबीसीज है वो ब्लड के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाकों में जो वायु है वो विरल होती है, कम होती है, इसलिए उनके जो आरबीसीज अगर ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उनके आरबीसीज की संख्या है वो ज्यादा होती है। अब देखिए कार्य, जो आरबीसी का कार्य क्या है? वैसे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का काम होता है परिवहन करना। परिवहन जैसे हमारी फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस लेना या CO2 वापस बाहर निकालना, ये सब हीमोग्लोबिन ही तो काम करता है। तो एक तरह से हम आरबीसी का जो अगर काम देखें तो इसका काम होता है परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को लेके जाना। अब देखिए कमी से क्या होता है? एनीमिया। ध्यान रखना, एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से। जैसे आपने सुना होगा आयरन की कमी हो गई, तो आयरन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है या कम होता है तो उससे एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, सेकंड आती है डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अब देखिए जीवाणु व वायरस के समय इसकी संख्या बढ़ जाती है। जो डब्ल्यूबीसीज है वैसे ये श्वेत रक्त कणिका इनको कहते हैं, ये रंगहीन होती है और जब वायरस या जीवाणु हमारे शरीर पे अटैक करते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। वो जो टोटल डब्ल्यूबीसीज है इनको हम कहते हैं TLC। ध्यान रखना, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कितनी होती है? लगभग 8000 से लेकर 11000 तक पर मिलीमीटर क्यूब रक्त के अंदर। अब देखिए डब्ल्यूबीसी को भी मेनली 2 भागों में बांटा गया है। यहां पर आप देख सकते हो, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी है एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है? इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। वही ए आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट, इसके अंदर कण नहीं पाए जाते हैं। इस आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर कण पाए जाते हैं और दूसरा जिसके अंदर कण नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट, यानी जो कणिका में होती है उनको देखने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? तो
इसके अंदर मेनली 3 सेल्स आती है। एक तो एसिडोफिल्स, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स को हम इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, ये भी नाम याद रखना आप। अब देखिए जैसा कि इसका नाम है एसिड, एसिड का मतलब होता है अम्ल, तो यहाँ पर जो इसके अंदर छोटी छोटी जो कणिकाएं पाई जाती है वो इओसिन, इओसिन एक अम्लीय वर्णक होता है, उससे ये अभिरंजित हो सकती है, उससे ये रंगी जाती है। ध्यान रखना ये छोटी छोटी कणिकाएं तो किस वर्णक से रंगी जाती है, इओसिन से, इसीलिए एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। देखिए यहां पर हम आपको छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, इन पर आप ध्यान दीजिएगा। और एलर्जी व परजीवी संक्रमण के समय ये हमारी सुरक्षा करती है। जो एसिडोफिल्स है इसका मेन काम क्या होता है, जब एलर्जी या परजीवी संक्रमण होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर से आक्रमण करते हैं, तो उससे हमारी ये सुरक्षा करती है, ये इसका मेन काम होता है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स का। अब दूसरे नंबर पे जो आती है वो है बेसोफिल्स, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, बेस, बेस का मतलब होता है ये क्षार, इसके अंदर जो छोटी छोटी कणिकाएं होगी वो क्षारीय अभिरंजक, जो जिसको हम मिथाइलिन ब्लू यहाँ पे नाम दिया गया है, तो उससे वो अभिरंजित हो सकती है। अब इसका कार्य क्या होता है बेसोफिल्स का, इसका कार्य है हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का परिवहन व स्त्रवण करना, इनका परिवहन और स्त्रवण करने का काम होता है किसका, बेसोफिल्स का। सीधा सीधा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन का परिवहन कौन सी सेल्स करती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना बेसोफिल्स इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर हम बात करें, देखिए तीसरी है न्यूट्रोफिल्स, पहली एसिडोफिल्स हो गई, दूसरी बेसोफिल्स और तीसरी है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इसको हम माइक्रोपुलिसमैन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोपुलिसमैन, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स है ये हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है उससे बाहर निकलकर संयोजी ऊतक में ये चली जाती है, और वहां पे कोई भी अगर वायरस, जीवाणु, बाहरी जो भी पदार्थ आता है उस पर ये अटैक करती है, इसीलिए इसको माइक्रोपुलिसमैन भी कहते हैं। ध्यान रखना माइक्रोपुलिसमैन, इसकी जो प्रकृति होती है फेगोसाइटिक होती है, मतलब ये बाहर से आक्रमण करके उसको नष्ट कर देती है, जो जीवाणु या वायरस होते हैं उनको, इसलिए इसकी प्रकृति। साथ में इसको हम कह सकते हैं डाइपेडेसिस, यानी केशिका पारण की क्षमता इसके अंदर होती है न्यूट्रोफिल्स के अंदर, और ये लगभग जो न्यूट्रोफिल्स है ना ये सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, लगभग 65 से 70% केवल न्यूट्रोफिल्स होती है कुल डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो ये हो गई दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। अब हम चलते हैं ग्रेन्युलोसाइट की तरफ से। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर जो कणिका में डब्ल्यूबीसीज है वो कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले है मोनोसाइट, कौन सी है, मोनोसाइट। और ये क्या है, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। अगर सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो कौन सी है, ध्यान रखना मोनोसाइट। और इसको साथ में हम सबसे बड़ी रक्त कणिका भी यही है, ध्यान रखना सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी यही है, और सबसे बड़ी रक्त कणिका भी मोनोसाइट ही होती है। इसको देखिए मैक्रोपुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि ये आपको पता है साइज में बड़ी है। माइक्रोपुलिसमैन तो हमने न्यूट्रोफिल्स को कहा, न्यूट्रोफिल्स की सेम जैसी क्रिया होती है ना वैसी क्रिया मोनोसाइट भी करती है। ये भी इसके अंदर भी डाइपेडेसिस की क्षमता होती है केशिका पारण की, और जो भी बाहर से जीवाणु या वायरस आते हैं उन पे अटैक करने की इसके अंदर भी क्षमता होती है मोनोसाइट के अंदर। और इसकी जो आकार है इसका बड़ा होता है, इसलिए इसको मैक्रोपुलिसमैन कहा जाता है। साथ में इसको सफाई कोशिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मृत कणिकाएं होती है, मृत जो कोशिकाएं होती है उनको साफ करने का काम भी ये करती है। अब देखिए दूसरे नंबर पे है लिम्फोसाइट, पहली हो गई मोनोसाइट, दूसरी है दोस्तों लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है, ध्यान रखना सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी थी, मोनोसाइट, वही सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी ये लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट को भी मेनली कार्य के आधार पर, इनके विकास के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, जो इसका परिपक्वन होता है उसके आधार पर। अब देखिए पहली है टी लिम्फोसाइट, दूसरी है बी लिम्फोसाइट। अब देखिए मेनली जो लिम्फोसाइट होती है इनका जो उद्भव है वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर। अब जो ये नाम यहाँ पे टी नाम क्यों दिया, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट है इसका उद्भव, इसका उत्पन्न तो होती है बोन मेरो से, लेकिन इसका जो परिपक्वन है, इसका विकास है वो थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। वहीं बी लिम्फोसाइट का उद्भवन और परिपक्वन दोनों अस्थि मज्जा के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर इसका विकास होता है, वहीं ये उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट कहते हैं।
अब देखिए सबसे पहले आप टी लिम्फोसाइट के अंदर देख लीजिए, इसमें मेनली 3 सेल्स आती है। कौन कौन सी है? जैसे देखिए पहली टी किलर्स या टी साइटोटॉक्सिक। टी लिम्फोसाइट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट के अंदर मेनली 3 सेल्स आती है। तो पहली है टी किलर या टी साइटोटॉक्सिक, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है किलर, ये किलर होती है, बाहर से जो भी जीवाणु या वायरस आते हैं उन पे ये डायरेक्ट अटैक करती है, इसलिए इसको किलर बोलते हैं। दूसरी है टी हेल्पर। टी हेल्पर इनका काम क्या होता है? जो बी लिम्फोसाइट होती है ना, ये देखिए इधर बी लिम्फोसाइट वैसे एंटीबॉडी निर्माण का काम करती है, तो ये जो टी हेल्पर है ना, ये इसकी हेल्प करती है। किसकी? बी लिम्फोसाइट की ये हेल्प करती है। अब देखिए तीसरे नंबर पे है टी सप्रेसर। अब ये टी सप्रेसर का काम क्या है? जो टी किलर सेल्स है ना, इसको सप्रेस करने का काम करती है। इसको बोलती है भाई अब रुक जा, नहीं तो ये क्या करती है किलर वाली, ये बाहर वाले को मारते मारते अपने वालों को भी मारना शुरू कर देती है। इसलिए टी सप्रेसर इसको रोक देती है कि अब भाई रुक जा, बाहर वाला तो खत्म हो गया, तो ये सप्रेस करने का काम करती है। अब देखिए टी लिम्फोसाइट है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है वो हमने अभी आपको बता ही दिया, अस्थिमज्जा के अंदर, और इसका परिपक्वन कहाँ पे होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर। अब देखिए दूसरी है बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट इसका बोन मेरो के अंदर ही इसका उद्भव होता है और वहीं पे इसका विकास होता है, इसलिए बी लिम्फोसाइट इसको कहा गया है। अब इसका काम क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना, परिवहन करना और स्त्रवण करना, ये इसका मेन काम होता है। तो यहां पर हमने WBC को भी अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम देखते हैं प्लेटलेट्स को, जिसको आप नाम सुनते होंगे ना, प्लेटे, मारवाड़ी में आप सुनते होंगे मेरे प्लेटें कम हो गई, तो वास्तव में वो यही है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिनको हिंदी में हम बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु। और अगर हम इसका दूसरा नाम देखें तो इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइट ये नाम जब हम ब्लड क्लोटिंग पढ़ेंगे, रक्त का थक्का, तो उसमें ये नाम आएगा। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें ना, उन पे ध्यान करना, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। अब देखिए जो प्लेटलेट्स होती है वो केवल स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना, केवल स्तनधारी होते हैं उसके अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती है। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स होती है वास्तव में ये केंद्रक रहित होती है। एक तरह से हम कहें तो ये जीवद्रव्य के टुकड़े होते हैं। किसके टुकड़े होते हैं? जीवद्रव्य के टुकड़े होते हैं। और हमारे जो खून के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो लगभग 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है पर मिलीमीटर क्यूब रक्त के अंदर। ध्यान रखना। अब देखिए रक्त वाहिनियों, इसका काम क्या है प्लेटलेट्स का? रक्त वाहिनियों की मरम्मत करना। रक्त वाहिनियां कहीं पे क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये प्लेटलेट्स प्लग बना देती है प्लेटलेट्स, और उनकी क्षतिग्रस्त होने पर उनकी मरम्मत का काम करती है। साथ में देखिए ये स्कंदन कारक थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रवण करती है। आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो स्कंदन कारक होते हैं वैसे टोटल 13 होते हैं। आपको पता होगा 13 टोटल कारक होते हैं। उसमें से जो तीसरे नंबर का जो कारक है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसका स्त्रवण भी ये प्लेटलेट्स करती है, ये बिंबाणु करती है। ये भी आप ध्यान रखना। अब देखिए ये सब कुछ हो गया। अब लास्ट में हम देखते हैं मैट्रिक्स या प्लाज्मा। जो ये ब्लड का ये लिक्विड वाला पार्ट है और इसका रंग कैसा होता है? ध्यान रखना, हल्का पीला रंग होता है। किस कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। जो बिलिरुबिन हमारी आंतों से जब अवशोषित हो जाता है खून के अंदर, तो उसी के कारण जो ये मैट्रिक्स है इसका या प्लाज्मा का रंग है जो हल्का पीला होता है। प्लाज्मा की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो लगभग 90 से 92% तो केवल पानी होता है प्लाज्मा के अंदर। वहीं 8 से 10% सॉलिड पार्ट होता है, ठोस भाग होता है। और ठोस भाग के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले होता है इनऑर्गेनिक पार्ट, यानी अकार्बनिक भाग। अकार्बनिक भाग के अंदर 3 चीजें शामिल होती है। पहली है देखिए आयंस। आयंस कौन कौन से होते हैं? जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन। तो ये मेनली आयंस होते हैं। वहीं अगर साल्ट की बात करें, लवण की, तो लवण कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा के अंदर? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे सोडियम क्लोराइड है ये हमारे शरीर का नॉर्मल एक लवण है, ये आपको पता ही होगा, सामान्य लवण। और तीसरा है देखिए गैसेज। गैसेज भी होती है। गैसेज में कौन कौन सी? जैसे ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल कम होती है। वहीं अगर हम देखिए दूसरा है ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक पार्ट में सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन्स। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो वही प्रोटीन्स है। ये मेनली प्लाज्मा के अंदर 4 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए इधर। तो प्रोटीन्स में देखिए सबसे पहले है एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन होती है और ये हमारे ब्लड का BCOP ब्लड कोलाइडी ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगभग 28 से 32 mm ऑफ Hg होता है उसको मेंटेनेंस का काम ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही करती है, ध्यान रखना। जो लगभग 4% होती है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब देखिए दूसरी है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ये तीन तरह की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। 3 तरह की ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। जो गामा ग्लोब्यूलिन होती है ना वो एंटीबॉडी बनाती है, जो आपने एंटीबॉडी 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, IgG, IgM, IgA, IgD और IgE, 5 तरह की एंटीबॉडी। तो वो जो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है यही बनाती है वो। अब देखिए आगे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये बड़ी होती है, ध्यान रखना बड़ी होती है और ये रक्त के थक्के बनाने का काम करती है। ये 2 बड़ी प्रोटीन है जो लगभग 0.3% के आसपास में ये होती है प्लाज्मा के अंदर और रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। वहीं देखिए हार्मोन्स, और क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, हार्मोन्स। जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो हार्मोन्स को अगर एक जगह से दूसरे जगह तक उनको पहुंचाना है तो वो प्लाज्मा के द्वारा, रक्त के द्वारा ही पहुंचाती है। अब देखिए आगे न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारी आंतों में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो भी पचित पोषक होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स वगैरह, तो वो सब कुछ किसके अंदर जाता है, प्लाज्मा के अंदर ही तो होता है। आगे देखिए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो भी कोशिकाओं के, वो भी प्लाज्मा के अंदर ही मिक्स रहते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो जो चीजें होती है ना वो हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी है, उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ग्लूकोज लेवल, जो हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कितना होता है, लगभग 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर होता है। वहीं अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया हमारे खून के अंदर कितना होता है, लगभग 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त के अंदर होता है। अगर यूरिया 40 हो जाए ना, 40 मिलीग्राम, तो इससे एक यूरेमिया डिजीज हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब है ऐसी जो आरबीसीज है वो आरबीसी की आकृति विकृत कर देता है ये यूरिया ज्यादा होने पर, और उससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है एवरेज खून के अंदर, लगभग 150 से लेकर 260 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त के अंदर होती है। तो ये ब्लड से जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता था वो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।